वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें देखेंगे यूनिट 4 टॉपिक 6 क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स तो जानते होंगे क्या होता है, आप लोग के पास होंगे, कई लोग के पास नहीं होगा, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे उनके पास होगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर का एक रिसेंट डेवलपमेंट है जिसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। यह एक चार्ज कार्ड है, डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स है जो बिना कैश या चेक के पेमेंट किया जाता है। बिना कैश या चेक के पेमेंट की सुविधा देता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक, और लगातार इस जॉब से आपको 25,000 की सैलरी आती है। 2 साल तक लगातार आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो बैंक आपको ऑफ़र देने लगता है कि आपकी सैलरी इतनी है, लगातार आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आती जा रही है, जिससे हम आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड हम आपको देते हैं। क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है? मान लो इस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वह इस क्रेडिट कार्ड को क्या कर सकता है, यूज़ करके ग्रॉसरीज खरीद सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक, इसकी भी एक लिमिट होती है। इसकी भी एक लिमिट होती है। बैंक उसकी सैलरी देखता है, बैंक स्टेटमेंट देखता है कि इसकी सैलरी 25,000 है, ठीक, और कोई हिस्ट्री देखता है, पिछला रिकॉर्ड, अगर कोई पिछला रिकॉर्ड है उसको भी चेक करता है, साथ में सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है। सिविल स्कोर भी चेक करते हैं और साथ में सैलरी कितनी है वो भी चेक करते हैं और पिछला रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। तब जाके बैंक क्या देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। इसकी सैलरी के हिसाब से, मान लो 25,000 सैलरी है तो वो 40,000 तक की लिमिट का दे देगा, या फिर कोई आलतू फालतू बैंक है तो वो उतनी का ही लिमिट देता है जितनी सैलरी है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उसको पेमेंट कर दीजिए, फिर जब बिल आएगा तो फिर आपके पास जब सैलरी आएगी तो आप उसे पेमेंट कर देना। सिंपल। ओके, कार्ड प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी। इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी कुछ खास फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला, सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए। अब कई लोग के पास सेविंग अकाउंट भी है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं है। सिर्फ क्रेडिट सेविंग अकाउंट होने या करंट अकाउंट होने से कुछ भी नहीं होता, उसमें इनकम आती रहनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? इनकम आती रहनी चाहिए। इनकम आती रहेगी, बैंक को दिखता रहेगा, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा। इसके बाद एनुअल, मंथली इनकम और एसेट का स्टेटमेंट देना होता है। आपके पास इनकम आ रही, बैंक आपको कोई ऑफर नहीं दे रहा है और फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप अपनी सैलरी का एनुअल या मंथली इनकम या फिर कोई एसेट आपके पास हो, मतलब ज़मीन हो या फिर कुछ भी, जिसको आप देकर उसका आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, कस्टमर की इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर एक सर्टेन लिमिट तय की जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस तय की जाती है। अब बैंक क्या करती है, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करेगी, ठीक, प्लस आपकी इनकम चेक करेगी। ठीक, इसके हिसाब से और भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है आप उसको दिखा सकते हो, ज़मीन है वो दिखा सकते हो, या फिर आपके पास कोई बिजनेस है वो दिखा सकते हो। ठीक, उसके हिसाब से एक तय लिमिट दी जाती है। मान लो 50,000 की लिमिट मिल रही है आपको, तो 50,000 की लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये होता है कार्ड प्राप्त करने की एलिजिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड के मुख्य टाइप्स। डॉक्यूमेंट्स में क्रेडिट कार्ड के मुख्य रूप से कई कैटेगरीज में बांटा गया है। बैंक क्रेडिट कार्ड, यह कार्ड बैंक द्वारा इशू किया जाता है और इसमें 3 पार्टीज शामिल होती है।
इसमें 3 पार्टीज शामिल होती हैं, जैसे कि कार्ड होल्डर। कार्ड होल्डर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है, ठीक। ये कार्ड को मतलब अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो कार्ड को ऑपरेट करता है। मर्चेंट, मान लो आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो डी मार्ट में या फिर रिलायंस जियो मार्ट में, ठीक है, ये मर्चेंट होते हैं। कार्ड होल्डर एक व्यक्ति होता है, ठीक, जो कार्ड को यूज़ करता है। बैंक, आप जिस बैंक का यूज़ कर रहे हैं, मान लो HDFC है, एक्सिस है, ठीक, SBI कार्ड है, इस बैंक, ये तीनों लोग आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, तब जाके काम पूरा होता है। अब इस व्यक्ति के पास कार्ड है, कार्ड मान लो शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, ठीक, तो या तो वो डी मार्ट जाएगा या फिर रिलायंस मार्ट जाएगा या फिर जहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ जाएगा, ठीक। अब वो कार्ड किससे कनेक्टेड रहता है? जो बैंक उसको कार्ड दिया होता है। तो क्रेडिट कार्ड में 3 पार्टीज शामिल होती हैं, क्रेडिट कार्ड में 3 पार्टीज शामिल होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कार्ड्स, ये अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब जैसी कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं। इसमें परचेज और बिलिंग के बीच शॉर्ट पीरियड का क्रेडिट मिलता है और फुल सेटलमेंट ना करने पर पेनल्टी लगती है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं और फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, तो आप किस टिकट का यूज़ कर किस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये कितने टाइम तक के लिए होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर आप इसको टाइम पर इसकी बिलिंग नहीं करते हैं तो इसमें पेनल्टी भी देनी पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन स्टोर कार्ड। ये बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेलर्स द्वारा कस्टमर्स को रिटेन करने और टर्नओवर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टूल के रूप में इशू किए जाते हैं। आपने बिग बाजार का तो नाम सुना ही होगा, बिग बाजार, बिग बाजार का नाम सुना है, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? अपने कस्टमर को इन स्टोर कार्ड प्रोवाइड कराते हैं और ये कार्ड सिर्फ यहाँ यूज़ हो सकता है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होगा सिर्फ यहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक। इन्हीं का स्टोर ही आप यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं के शॉप को ही आप यूज़ कर सकते हैं और इसी का प्रोडक्ट ही आप इस कार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं, इस कार्ड से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिग बाज़ार का जो क्रेडिट कार्ड है मैं उसको डी मार्ट या जियो मार्ट में यूज़ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है बिग बाज़ार, अपने टर्नओवर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग टूल के रूप में इस कार्ड का यूज़ किया जाता है, अपना सेल बढ़ाने के लिए। तो कस्टमर को मजबूरन आपको यहीं से ख़रीदना पड़ेगा अगर इस कार्ड का यूज़ कर रहे हो तो, आप कहीं और से नहीं खरीद सकते, ठीक। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड। प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर में किसानों का आसान क्रेडिट देने के लिए 21 पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा यह कार्ड दिया जाता है। आपने किसान क्रेडिट कार्ड का तो नाम सुना ही होगा, ठीक। अब किसान को अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास एक ज़मीन होना चाहिए, ठीक। ज़मीन होने के साथ साथ उसमें फसल उगाने के बाद आपकी इनकम का स्टेटमेंट होना चाहिए, इनकम प्रूफ कि आपके पास ज़मीन है और ज़मीन से आप फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद उसको बेचते हैं, तो आपके पास क्या आता है? एक इनकम आता है, ठीक है। तो आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए और इनकम स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ होनी चाहिए कि उस ज़मीन से आप कुछ अर्जित भी कर रहे हैं, ठीक। तब जाके किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक। किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, किसके द्वारा दिया जाता है? 21 पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा कार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड सिस्टम के एडवांटेजेस। कार्ड होल्डर के लिए यह ऑपरेट करने में सिंपल है और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश के साथ रखने के लिए एलिमिनेट कर देता है।
सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड का है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक, इसको यूज़ करना सिंपल है। आप कहीं गए, ग्रोसरी आपने कुछ ख़रीदा, स्वाइप किया और आपने उसमें पिन डाला और ये तुरंत आपको मिल गया। कैसे मिल गया? इसका यूज़ करने का तरीका एकदम सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आपको सिर्फ आपके पासवर्ड पता होना चाहिए, मतलब उसमें का पिन पता होना चाहिए, और आप कुछ भी खरीदते हैं स्वाइप किए और आपको तुरंत उसको ऑपरेट कर सकते हैं तुरंत। और ये कैश को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। मान लो आप 50,000 तो जेब में रख के घूमोगे नहीं, 50,000 जेब में रख के घूमोगे नहीं, लेकिन आप 50,000 का क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड लेकर घूम सकते हो, क्रेडिट कार्ड लेकर घूम सकते हो। इसको ऑपरेट करना बहुत इजी हो जाता है। कैश को आप 50,000 कैश जेब में नहीं रख सकते, पर्स में नहीं रख सकते, पर्स फट जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के जो होल्डर हैं, कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है क्रेडिट कार्ड रखना। ठीक है, और यह इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड है। कैसे? मान लीजिए आपको 40,000 की लिमिट मिली, ठीक, आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड से आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक, खर्च करने के बाद अब अगले महीने की 15 तारीख को इसका बिलिंग डेट आता है। ठीक, अब बैंक ने 20,000 का बिलिंग आपके पास पहुंचा दिया। ठीक, 40,000 में 20,000 आपने खर्च कर दिया, अब लिमिट कितना बचा इसमें? 20,000। ठीक, अब 15 तारीख को आता है बिल, 16 तारीख को आप ये जो 20,000 है इसको आप खर्च कर सकते हैं इस बिल को पे करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास फिर भी पैसे नहीं है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, 20,000 खर्च करो, 20,000 बचा है इसको बाहर निकालो, इसको पे करो, फिर 20,000 की लिमिट मिल जाएगी, फिर उसको ऐसे रोटेट करते रहो। तो इसमें क्या है, कुछ नुकसान भी होता है। जब भी आप इसमें से पैसे निकालते हैं 20,000, तो उसमें 1.18% GST लगता है। क्या लगता है? GST लगता है। तो अगर आप एक बार दो बार चलो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसे अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि नुकसान तो आपका ही है। अगली बार बिल बन के आएगा 20,500। ठीक, फिर आप रोटेट करोगे तो अगली बार बिल बन के आएगा 21,000, फिर रोटेट करोगे बिल बन के आएगा 21,500। एक बार या दो बार के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन बार बार करना आपके बिल को ही बढ़ाएगा, आपके बिल के अमाउंट को ही बढ़ाएगा। ठीक है, मर्चेंट के लिए पेमेंट की गारंटी होती है, जिसे बैड डेब्ट से प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मर्चेंट है, वो क्या चलाता है, शॉप चलाता है। ठीक, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, और किसी व्यक्ति के पास ग्रोसरीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है और उस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्या करता है, जो चीज़ खरीदी जानी चाहिए वो खरीदता ही है, लेकिन जो चीज़ नहीं खरीदी जानी चाहिए अननेसेसरी उस चीज़ को भी खरीद लेता है। तो सबसे ज़्यादा फायदा मर्चेंट को होता है। ठीक, तो ये उसके फ़ायदे होते हैं कि चलो, इसीलिए तो इतना बड़ा मार्केट बनाया जाता है कि हम लिस्ट बनाकर जाते हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख जाती है उस मार्केट में कि हमको नहीं चाहिए, फिर भी हमें उसे लालच में लेना पड़ता है। ठीक है, बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए यह रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को बैंक क्या दे रही है, कार्ड दे रही है, क्रेडिट कार्ड। ठीक, तो इससे क्या क्या वसूलेगी, एनुअल फीस, ज्वाइनिंग फीस, ठीक, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट तभी लिया जाता है जब आप दिए हुए टाइम पर, और वो जैसे 15 तारीख को बिल आता है
उसके कुछ दिन तक आपको टाइम मिलता है कि आप इस दिन के अंदर आप इसे पेमेंट करें, और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 34% से 35%। या यूं कहें कि क्रेडिट कार्ड जो है वो दुनिया का सबसे महंगा लोन है, दुनिया का सबसे महंगा लोन है और सबसे बड़ा लोन है। इससे बड़ा लोन है ही नहीं दुनिया में, सबसे महंगा लोन है ये। इसीलिए इसमें इंटरेस्ट 34-35% रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल टाइम टू टाइम पे करते हैं, कुछ लोग पे नहीं कर पाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे महंगा लोन है, बहुत बड़ा लोन है ये। ठीक है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम के लिमिटेशन। कार्ड होल्डर के लिए कार्ड के लॉस या स्टेलिंग का सीरियस रिस्क रहता है। जो कार्ड होल्डर है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क। कैसे रिस्क? जो चोर लोग होते हैं, चोर लोग क्या करते हैं, कैश चुराना पसंद नहीं करते। आजकल क्या चुराते हैं, क्रेडिट कार्ड। आजकल क्रेडिट कार्ड चुराते हैं, क्योंकि अगर आप पर्स में कैश लेके चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 5000 लेकर चलोगे, ठीक, तो वो सबकी पॉकेट मारेगा। ओके, अगर उसके हाथ क्रेडिट कार्ड लग गया, क्योंकि वो जानता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट 40,000, 50,000 या कई लोग की 2-2 लाख रुपए होती है, और चोर को अगर इसका पासवर्ड पता चल गया तो ये पूरे 2 लाख रुपए उड़ा देता है और पुलिस पकड़ भी नहीं पाती। ठीक है, पुलिस क्या, कोई नहीं पकड़ पाता है। बैंक कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बैड डेब्ट्स और फ्रॉड का होता है। जैसे कि बैंक ने किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड दिया और वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, और उसने क्रेडिट कार्ड का, मान लो उसको क्रेडिट कार्ड 1 लाख की लिमिट का दिया रहा होगा, ठीक, और उसने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लिया, मतलब उसके दिन खराब हो गए, कुछ भी हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, उसने क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है कि उसका पैसा वापस नहीं मिल सकता, वो वसूल भी नहीं सकता। इससे क्या होता है, सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, उसको भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिलेगा, ना ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर उसको वापस से लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सिंपल 1 लाख का एफडी करा लो और एफडी के नाम पर क्रेडिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड लेकर आप उसे टाइम पर खर्च करो, टाइम पर उसको आप पेमेंट करो, ठीक, तो 1 से 1.5 साल के अंदर आपका सिविल स्कोर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और आपने एफडी क्रेडिट कार्ड ले लिया है और अगर इसे भी टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके एफडी का जो अमाउंट है उसको उड़ा दिया जाएगा, उसको वहाँ से काट लिया जाएगा। ठीक है, आरबीआई का गाइडलाइन, कोड ऑफ कंडक्ट। सिस्टम के सेफ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दिए हैं। पहला देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कि फीस, चार्जेस, ड्रॉवल लिमिट्स, बिलिंग साइकिल, इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को सिंपल लैंग्वेज में क्लियरली हाईलाइट की जानी चाहिए। जैसे कि कुछ कंपनियां बेईमानी करती हैं, जैसे कि इसमें एनुअल फीस बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखती है, एनुअल फीस लगेगा 500, ठीक है, ऐसे। तो क्या है, व्यक्ति कभी कभी छोटी चीज़ें देखता नहीं है। तो आरबीआई के गाइडलाइन ने कहा है कि जो भी कस्टमर के जैसे फीस हैं या चार्जेस हैं, ड्रॉवल लिमिट्स है, बिलिंग साइकिल है, इसको बोल्ड अक्षर में लिखने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, एनुअल फीस कितना, 499, ये कैसा दिख रहा है आपको, बोल्ड में दिख रहा है, ठीक। चार्जेस, ज्वाइनिंग फीस मान लो 499 है, ये बोल्ड में होना चाहिए, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बोल्ड में, ऐसा होना चाहिए। ड्रॉवल लिमिट्स, मान लो आपको 40,000 की लिमिट मिली है, ये बोल्ड में होना चाहिए, मतलब हाईलाइट करके दिखानी चाहिए। बिलिंग साइकिल आपका हर महीने की 15 तारीख को आएगा, ये बोल्ड में होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर के लिए छुपी नहीं होनी चाहिए, ये आरबीआई का गाइडलाइन है। आपको फीस, उसका एनुअल फीस, कुछ भी, जो भी चार्जेस आपको दिखाने हैं, जो भी आप कस्टमर से लेना चाहते हैं, वो बोल्ड कैटेगरी में होना चाहिए, हाईलाइट करके होना चाहिए ताकि उसे जल्दी दिखे।
ठीक, तो ये आरबीआई का गाइडलाइन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेसी। बैंक को कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना अनिवार्य है। अब कई लोग, पहले ऐसा होता था कि बैंक क्या करती थी, कस्टमर्स के सीक्रेट किसी को भी बता देती थी, लेकिन अब तो इतने फ्रॉड होने लगे हैं, तो आरबीआई ने नया गाइडलाइन बनाया है कि बैंक को कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो तुम्हारे बैंक को बैंकरप्ट कर दिया जाएगा या फिर उसमें पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ठीक है, अनसॉलिसिटेड कार्ड पर रोक। बैंक को अनसॉलिसिटेड कार्ड इशू या एक्टिवेट नहीं करने चाहिए। मान लीजिए आपका बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है और ना ही किसी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड के लिए मांग की है। ठीक, फिर भी बैंक आपको एक दिन पता चलता है कि कुरियर के द्वारा आपका एक क्रेडिट कार्ड आया हुआ है। ठीक, उस कार्ड को अनसॉलिसिटेड कार्ड कहते हैं। उस कार्ड को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड कार्ड कहते हैं। और अगर बैंक ने ये सब चीज़ें भेजी हुई है आपके बिना अप्लाई किए, बैंक से आपने मांग भी नहीं की, फिर भी अगर बैंक भेज देता है तो आरबीआई उस पर क्या लगाती है? खतरनाक पेनल्टी लगाती है। ठीक, और इस पर कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिवेशन नहीं चाहिए। अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं, किसी कस्टमर को भेजते हैं, तो आरबीआई उस पर बहुत ही भयानक और ख़तरनाक पेनल्टी लगाता है। ठीक है, तो ये था क्रेडिट कार्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो क्रेडिट कार्ड। थैंक यू सो मच।